हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आई एम प्रियंका पुरोहित फ्रॉम शादी समृद्धि गाइडेंस एसएसजी। इस वीडियो में हम AS 18 वर्सेस इंड AS 24 देखेंगे। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। तो अब हम शुरू करते हैं AS 18 यानी कि रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर और इंड AS 24। उसका भी जो डेफिनेशन है या नाम है उसका सेम ही नाम है, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। तो इन दोनों के अंदर मेजर चेंजेस क्या क्या हैं, AS 18 वर्सेस इंड AS 24। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें दिया हुआ है कि डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव में डिफरेंस है। अपने इंडिया में यानी कि AS 18 में है, AS 18 में हम क्या फॉलो करते हैं, स्पाउस होगा, इंडिविजुअल होगा, उसका स्पाउस, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, जो भी उसके ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उसको या उससे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं कोई भी इंडिविजुअल से, उसे हम रिलेटिव कहते हैं। तो क्या कौन कौन आ गए, इंडिविजुअल, उसका पार्टनर, स्पाउस, उनके बच्चे, उनका भाई बहन और मम्मी पापा। जब हम इंड AS 24 की बात करते हैं तब इसके अंदर पहली बात आ गई है कि इसमें क्लोज मेंबर्स ऑफ फैमिली एज पर इंड AS रिलेटिव माने जाते हैं और जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उस पर्सन को। इसके अंदर एक चीज़ एक्स्ट्रा क्या है, स्पाउस के साथ यहाँ पे एक चीज़ ऐड होती है, डोमेस्टिक पार्टनर। तो डोमेस्टिक पार्टनर जैसे उनके अलग पार्टनर जो हो सकते हैं, जैसे लिव इन रिलेशनशिप वगैरह होती है, उनके हिसाब से डोमेस्टिक पार्टनर वाला दिया है। उसी के हिसाब से अकॉर्डिंगली चेंजेस हैं कि उनका चिल्ड्रन ऑफ स्पाउस यानी कि जैसे स्टेप सन वगैरह हो जाते हैं वो, और फिर सन, और ये डोमेस्टिक पार्टनर के अगर कोई चिल्ड्रन है तो वो। उसी तरह के एक और कंसेप्ट है इसके अंदर कि डिपेंडेंट, अगर कोई डिपेंडेंट होता है ऑफ दैट पर्सन यानी कि इंडिविजुअल या फिर उस पर्सन के स्पाउस या डोमेस्टिक पार्टनर के ऊपर कोई डिपेंडेंट है, तो वो सारी चीज़ें रिलेटिव के डेफिनेशन में इंक्लूड होती है एज पर इंड AS 24। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि स्टेट कंट्रोल एंटरप्राइज का मतलब क्या होगा। जब हम AS 18 की बात करते हैं तब जब हम स्टेट कंट्रोल एंटरप्राइज की बात करते हैं तब उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, एंड और स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन जब हम इंड AS 24 की बात करते हैं, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं, जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड एंटिटीज़ हैं, यानी कि कोई भी एंटिटी अगर वो कंट्रोल या जॉइंटली कंट्रोल या उसके ऊपर सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड है अगर गवर्नमेंट से, तो वो सारी एंटिटी, फिर चाहे वो गवर्नमेंट की हो या ना हो, लेकिन अगर वो कंट्रोल्ड है, जॉइंटली कंट्रोल्ड है या सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड है, तब वो इसके अंदर आ जाएगी स्टेट कंट्रोल एंटरप्राइज में। साथ ही साथ वो सारी गवर्नमेंट एजेंसी या ऐसी कोई सिमिलर बॉडी जो कि लोकल, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे हो, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे स्टेट कंट्रोल एंटरप्राइज में आ जाती है। यानी कि क्या, गवर्नमेंट एजेंसी जो कि लोकल, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे हो, वो सारी चीज़ें। तो ये सिर्फ लिमिटेड था, यहाँ पे स्कोप जो है वो वाइड है। हमने रिलेटिव का डेफिनेशन देखा, वो भी इसमें स्कोप वाइड थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि की मैनेजमेंट पर्सोनल यानी कि KMP में कौन कौन आएगा। तो जब हम KMP की बात करते हैं तो AS 18 में सिर्फ और सिर्फ जो एंटिटी के जिसके बारे में बात हो रही है उसी एंटिटी के KMP को हम मानते हैं कि वो एंटिटी का जो KMP वो कहाँ पे कहीं और में उसमें सिग्निफिकेंट कंट्रोल या कुछ इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज तो नहीं कर रहा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एंटिटी के बारे में बात होती है। लेकिन इंड AS में क्योंकि स्कोप बड़ा हुआ है तो वहाँ पे क्या होगा, KMP ऑफ पेरेंट एज वेल इज कंसिडर्ड। और इसी के साथ पेरेंट कंपनी यानी कि कंपनी को तो देखेंगे ही, एंटिटी को तो देखेंगे ही, लेकिन उस एंटिटी के पेरेंट कंपनी को भी हम देखेंगे, उसके KMP कहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका कितना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, कहाँ पे वो कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो सारी कंपनी भी हमारी रिलेटेड पार्टी में आ जाएगी। साथ ही साथ जब भी KMP जो सर्विसेज अगर होती है, अगर समझिए कि KMP की सर्विसेज कोई दे रहा है, आउटसोर्सिंग हो रही है, या कभी कभी IBC में भी हम देखते हैं कि दूसरे लोग आके मैनेज कर रहे हैं, तो तब अगर वैसे सिनेरियो होता है तो उसमें भी अगर कोई पेरेंट कंपनी की अगर वो कोई है, उनमें कोई KMP की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या एंटिटी के अंदर कोई KMP की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो ये सारे भी इंक्लूड करते हैं के मैनेजमेंट पर्सोनल के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है कि रिलेटेड पार्टी इन केस ऑफ जॉइंट वेंचर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि AS 18 में तो हम क्या करते हैं, जब भी दो को वेंचरर्स होते हैं या कोई दो को एसोसिएट्स होते हैं, उन्हें हम रिलेटेड पार्टी नहीं मानते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे कि एक कंपनी है A, कंपनी A है, उसकी दो कंपनी हैं, अगर हम बोलें कि वो दोनों, एक कंपनी है और उसकी दो सब्सिडरी है A और B, तो क्या होगा, वो दोनों तो आपस में रिलेटेड पार्टी हो जाएंगी। वहीं हम एक अनदर एग्जांपल लेते हैं कि एक कंपनी है, उसकी एक जो है जॉइंट वेंचर A है और दूसरी जॉइंट वेंचर B, तो ये दोनों को वेंचर्स हो गए, लेकिन वो रिलेटेड पार्टी नहीं होंगे AS के मुताबिक। वहीं अगर हम तीसरा सिनेरियो लेते हैं कि एक कंपनी है, उसकी एक जॉइंट वेंचर है और एक है उसकी एसोसिएट, तो ये दोनों उसमें आएंगे क्या, रिलेटेड पार्टी होंगे, AS 18 में नहीं होंगे। और लास्ट पॉइंट इसमें एग्जांपल आप ले सकते हैं कि एक कंपनी है, उसकी दो एसोसिएट है, एक एसोसिएट A है और एक है एसोसिएट B, तो ये दोनों भी एज पर AS 18 रिलेटेड पार्टी नहीं होंगी।
वहीं जब हम बात करते हैं इंड एस की, तो इसमें क्या है, एक्सटेंडेड कवरेज है और ये जॉइंट वेंचर्स को इंक्लूड करता है। यानी कि क्या होगा, अगर कंपनी है उसकी 2 सब्सिडरी है तो ये दोनों तो होंगी होंगी रिलेटेड पार्टी। अगर एक कंपनी है और एक ये जॉइंट वेंचर ए है और एक है जॉइंट वेंचर बी, तो ये दोनों भी रिलेटेड पार्टी होंगी एज पर इंड एस। और नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने लिखा है कि अगर समझिए एक कंपनी है, उसकी एक जॉइंट वेंचर है और एक उसकी एसोसिएट कंपनी है, तो ये एक जॉइंट वेंचर और एक ये एसोसिएट, वो भी आपस में एज पर इंड एस जो होगा वो एक रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। यानी कि आपको सिर्फ एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस, एक और केस सिनेरियो बता देती हूँ कि एक कंपनी है, उसकी एक एसोसिएट है ए और दूसरी एसोसिएट है बी, ये दोनों आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं होंगी इंड एस 24 में भी। यानी कि अगर कंट्रोल एक्सरसाइज करती है, कंट्रोल कब एक्सरसाइज करती है, जब जॉइंट वेंचर होता है, तभी आप जो है रिलेटेड पार्टी में इंक्लूड होंगे। यही मतलब था कि एएस 18 में को वेंचर्स और को एसोसिएट रिलेटेड पार्टी नहीं होते, लेकिन इंड एएस में को वेंचर्स या एक को वेंचर और एक एसोसिएट को हम रिलेटेड पार्टी मानेंगे। दोनों अगर एसोसिएट होंगे तो इंड एएस में भी नहीं मानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लुएंस विच डू नॉट लीड टू ट्रांजेक्शंस। इसमें एएस ने क्या लिखा है कि अगर आपके ऊपर कोई भी इनहेरेंट डिफिकल्टी आ रही है मैनेजमेंट के ऊपर, कि वो इफेक्ट ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं बता पा रहा कि पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे क्या आ रहा है, तो फिर डिस्क्लोजर इन सब बातों के लिए डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड नहीं है। यानी कि यहाँ पे थोड़ी सी लीनियंसी बढ़ती है, लेकिन इंड एएस जो है वो ऐसा कुछ मेंशन नहीं करता। यानी कि आपको जो भी हो ट्रांजैक्शन है या इन्फ्लुएंस, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लुएंस है, आपको बताना ही होगा और वो आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। यहाँ पे इंड एएस में थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस है इस बारे में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। तो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के हमने बात देखी कि यहाँ पे एएस 18 में इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं था, ना ही हमारे एएस 15 में कुछ था कि एएस 18 डज नॉट कवर स्पेसिफिकली एंटिटीज जो कि पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान देती हैं, उन्हें रिलेटेड पार्टी पोस्ट बेनिफिट प्लान जब भी हम एम्प्लॉय को देते हैं वो रिलेटेड पार्टी में कवर नहीं होते। लेकिन इंड एएस क्या है, इंड एएस स्पेसिफिकली इंक्लूड करता है जब भी हम पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान देते हैं एम्प्लॉयज को, तो उन्हें उन ऐसे एम्प्लॉयज को जिन्हें हम पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान दे रहे हैं, उन्हें हम रिलेटेड पार्टी कंसिडर करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट आप मार्क कर सकते हैं, ये एक स्टार बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर कि नेक्स्ट मोस्ट सीनियर पार्टनर पेरेंट। तो इसमें क्या है, एएस 18 में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको नेक्स्ट मोस्ट सीनियर पेरेंट जो है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जरूरत है एडिशनल डिस्क्लोजर आपको बताना रहता है, उसका नाम बताना पड़ता है, जो भी आपका नेक्स्ट मोस्ट सीनियर पेरेंट कंपनी है जो कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर पब्लिक यूज प्रोड्यूस करने वाला। यहाँ पे आप लॉ से आप समझ सकते हैं कि लॉ में एक सेक्शन रहता है कि इसमें आप बताते हैं कि अगर 3 कंडीशंस फुलफिल होती है तो आपको सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है। अगर एक होली ओन कंपनी है, अगर सारे आपके उसके अंदर जो कोई आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है किसी ने, और अगर आपकी जो इंटरमीडिएट है वो दूसरी कंपनी अगर बना रही है, यानी कि 3 कंपनी है, लेट अस से ए, एक कंपनी है ए, फिर है बी और फिर है सी, और ये ए बी को होल्ड कर रही है और बी सी को होल्ड कर रही है, तो अगर बी को है हम छूट दे देंगे कि वो सीएफएस नहीं बनाएगी और ए सीएफएस बनाएगी तो भी चलेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो सी कंपनी होगी ना, सी कंपनी को नेक्स्ट सीनियर मोस्ट, उसकी सीनियर पेरेंट कंपनी कौन सी है, बी, लेकिन वो क्या करेगी, नेक्स्ट सीनियर मोस्ट कंपनी कौन सी है, ए, तो ए का नाम वो लिखेगी। वही बात हो रही है कि जब भी सीएफएस बनाना होगा तो सीएफएस जब ए बनाएगा तो सी को बताना पड़ेगा कि भाई ए वाली जो कंपनी है वो हमारी सीनियर पेरेंट है, मोस्ट सीनियर पेरेंट कंपनी है और वो हमारा सीएफएस बनाने वाली है। फिर अगला पॉइंट इसके अंदर आ रहा है डिस्क्लोजर फॉर कंपेंसेशन, कि कभी भी हम कंपेंसेशन देते हैं, जब हम केएमपी को कंपेंसेशन देते हैं, तो ये सारी बातें हमने देखी एएस 18 में पढ़ी नहीं है कि अगर एक्स्ट्रा कंपेंसेशन या कुछ दे रहे हैं तो उसके लिए कोई डिस्क्लोजर की जरूरत है क्या, ये नहीं पढ़ा हमने। लेकिन वही बात है कि इंड एएस 24 में एक्सटेंडेड डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं जब हम कोई भी कंपेंसेशन देते हैं केएमपी को अंडर डिफरेंट कैटेगरीज, तो ये हमें बताना। नेक्स्ट बात आती है कि डिस्क्लोजर ऑफ अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन वर्सेस वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब हमें अमाउंट बतानी है कि वॉल्यूम बतानी है, किस हिसाब से बतानी है और कैसे बतानी है, अमाउंट या वॉल्यूम। तो जब हम एएस 18 की बात करते हैं तो इस बारे में ये यहाँ पे थोड़ा सा लीनियंट है। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि जो वॉल्यूम आप बता रहे हैं ना ट्रांजेक्शन की, वो आपको डिस्क्लोज कर सकते हैं, या तो आप अमाउंट बता दीजिए या तो कुछ अप्रोप्रिएट प्रपोर्शन बता दीजिए, यानी कि अमाउंट एग्जैक्ट अमाउंट बताना है एब्सोल्यूट टर्म्स में, या फिर आप उसे रिलेटिव टर्म यानी कि प्रोपोर्शनेट बेसिस या परसेंटेज बेसिस पे आप बता सकते हैं। लेकिन जब हम इंड एएस की बात करते हैं ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है इस मामले में। वो क्या बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको अमाउंट बतानी है, अमाउंट ही डिस्क्लोज करनी है, यानी कि आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप उसको प्रोपोर्शनेटली या रिलेटिव टर्म्स में आप डिस्क्लोज कर दें। यहाँ पे पूरी की पूरी सिर्फ और सिर्फ अमाउंट देनी है। एएस 18 बोलता है कि या तो अमाउंट बता दो या प्रोपोर्शन बता दो। अगला पॉइंट आता है इसमें कि गवर्नमेंट रिलेटेड एंटिटीज का मतलब क्या होगा। तो जब हम एएस 18 की बात करते हैं
ये प्रेजेंट करता है एक्सेम्प्ट द डिस्क्लोजर ऑफ सच इंफॉर्मेशन। तो ये गवर्नमेंट रिलेटेड एंटिटीज के बारे में कुछ ऐसे, तो ये तो उन्हें एग्जेम्प्ट कर देता है कि हाँ भाई ऐसी कंपनियों को एग्जेम्प्ट कर दिया है, गवर्नमेंट रिलेटेड कंपनी है तो उनको ये डिस्क्लोजर वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है अगर गवर्नमेंट कंपनी है और वो रिलेटेड है तो। लेकिन इंड AS 24 है, इसकी वाइड कवरेज थी, हमने देखा था गवर्नमेंट एंटिटीज में, उस हिसाब से ये क्या कहती है कि डिस्क्लोजर कोई गवर्नमेंट हो चाहे जो हो, आपको डिस्क्लोजर तो सारे देने ही पड़ेंगे। इंडिया जो अभी फिलहाल हम फॉलो करते हैं AS 18, वो वाले मना करते हैं कि डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट पॉइंट इसके अंदर ये आता है कि AS 18 में, इसमें पॉइंट क्या है इसमें कि क्लैरिफिकेशन ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो AS 18 क्या करता है, सब चीज़ों का ना एक डेफिनेशन देता है या फिर एक क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिया हुआ है। AS 18 के अंदर हर चीज़ का डेफिनेशन प्रोवाइड किया है। जैसे कि हमने जो कंसेप्ट वाली वीडियो देखी थी उसमें हमने पढ़ा था कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है। ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ जो है वो डेफिनेशन के साथ या क्लैरिटी के साथ डिफाइन की गई है AS 18 में। लेकिन इंड AS 24 है वो ये सारी चीज़ें डिफाइन नहीं कर रखा, ना ही उसने कोई क्लैरिफिकेटरी टेक्स्ट दिया हुआ है। और ये क्या बोलता है कि फलाने फलाने रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड में चले जाओ और वहाँ पे जाके पढ़ लो। यानी कि कभी भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो मतलब उनका जो हमारे अमालगमेशन वाले और कंसोलिडेशन वाले वो है, उनमें उनके जो रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड है उसमें पढ़ लो। इसके अंदर उसने डुप्लीकेसी नहीं कर रखी है कि इंड AS 24 में भी ये सारी बातें बता रखी हो, ऐसी बातें नहीं है।